अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अनावरण किया है और जिसका उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये श्वेत क्रांति है क्या और श्वेत क्रांति 2.0 क्या है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछ लेता है। भारत में दुग्ध उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी बात कर लेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि श्वेत क्रांति जब चल ही रही थी और आप देखेंगे इसमें भारत में से संबंधित कुछ प्रमुख और योजनाएं हैं पशुधन से, उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, पैटर्न, सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। एक आप लोगों को सामान्य जानकारी हो जाएगी ना, मालूम चल जाएगा ना कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें श्वेत क्रांति किसकी, श्वेत क्रांति की, श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में मुख्य तथ्य ये आप लोग जरूर जान लीजिए। यह महिला सशक्तिकरण, कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की एक पहल है। इसका उद्देश्य है वर्ष 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति के अनुरूप जो डेयरी की कमी वाले देश को दुग्ध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने पर केंद्रित थी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को याद रखिएगा। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत लक्ष्य देखें तो डेयरी सहकारिता समितियों द्वारा पहले के 5वें वर्ष के अंत तक प्रतिदिन आप देखते हैं प्रतिदिन 100 मिलियन किलोग्राम दुग्ध की खरीद को सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर करना है। मार्गदर्शिका की शुरुआत की बात करें तो 20,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शिका की शुरुआत की गई है और इससे उन पंचायतों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलेगा जहां कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए सहकारी समितियां नहीं है। इसे सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड और राष्ट्रीय विकास योजना के सहयोग से तैयार किया है। नाबार्ड के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण तो डेयरी क्षेत्र में काफी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। अकेले गुजरात में इसका 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार है और इस पहल से महिलाओं को औपचारिक रोजगार में शामिल करके सशक्त बनाया जाएगा। कुपोषण से निपटना, दुग्ध की उपलब्धता बढ़ने से सबसे बड़ा लाभ गरीब और कुपोषित बच्चों को मिलेगा। इससे बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करके कुपोषण के खिलाफ संघर्ष को मजबूती मिलेगी। मौजूदा और आगामी योजनाओं के साथ एकीकरण, यह योजना डेयरी प्रसंस्करण, अवसंरचना विकास निधि और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जैसे मौजूदा सरकारी योजनाओं पर आधारित होगी। सहकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक नया चरण NPDD 2.0 भी प्रस्तावित है। ये सहकारी समितियों के बीच सहयोग पहल का विस्तार है। सरकार ने सहकारी समितियों के बीच सहयोग पहल का देशव्यापी विस्तार शुरू किया और जिसे गुजरात में सफलतापूर्वक चलाया गया है। यह डेयरी विकास को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त नगद ऋण तक पहुंच प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए माइक्रो ATM वितरित करने पर केंद्रित है। PACS कंप्यूटरीकरण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि PACS का आधुनिकीकरण किया जा सके, जिससे इनका अधिक कुशल और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित हो सके। भारत में दुग्ध उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो भारत विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक है, जिसका उत्पादन 2022-23 में के दौरान 231 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वर्ष 1951-52 में देश में सिर्फ 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था।
शीर्ष दूध उत्पादक राज्य देख लीजिए, बुनियादी पशु पालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार शीर्ष 5 उत्पादक राज्यों में यूपी 15.72%, राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49%, आंध्र प्रदेश 6.70%, जो देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 53.08% का योगदान देता है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन है, जो वैश्विक औसत से 323 ग्राम प्रति दिन से अधिक है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र के 329 ग्राम से लेकर पंजाब में 1283 ग्राम तक की रूप में भिन्नता देखने को मिलती है। पशुपालन के अनुसार दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन में से लगभग 31.94% की हिस्सेदारी देसी भैंसों की है और उसके बाद 29.81% संकर नस्ल की मवेशियों की है। बकरी के दुग्ध का हिस्सा 3.30%, विदेशी गायों का हिस्सा 1.86% है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में डेयरी का योगदान, तो दुग्ध उत्पादन, दूध, घी, मक्खन और लस्सी ने वर्ष 2022-23 में कृषि, पशुधन, वनिकी, मत्स्य पालन क्षेत्रों में कुल उत्पादन मूल्य के लगभग 40% में योगदान दिया है और इसका मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपए था, जो कृषि क्षेत्र में अनाज की तुलना में व्यापक योगदान करता है। श्वेत क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। विदेशी संकरित पशुओं का औसतन उत्पादन केवल 8.55 किलोग्राम पशु दिन और देसी पशुओं के लिए यह 3.44 किलोग्राम पशु दिन है। पंजाब में उत्पादन आप देखिए 13.49 किलोग्राम पशु दिन विदेशी संकर नस्ल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 6.30 किलोग्राम पशु दिन है। और दुग्ध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि में दर में गिरावट को रोकना, इसकी वृद्धि दर वर्ष 2018-19 में 6.47% से बढ़कर 2022-23 में 3.83% हो गई, जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर में मंदी का संकेत है। दुग्ध उपभोग पैटर्न का औपचारीकरण, दुग्ध उत्पादन का लगभग 63% बाजार में आता है और शेष उत्पादकों द्वारा अपने उपभोग के लिए उपयोग कर लिया जाता है। बाजार में बिकने वाले दुग्ध का लगभग 2/3 हिस्सा असंगठित क्षेत्र से संबंधित है और संगठित क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी काफी अधिक भी है। और भारत में दुग्ध सबसे अधिक खाद्य व्यय वाला उत्पाद है। ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध पर औसत मासिक व्यय 314 रुपये है, जो सब्जियों, अनाज और अंडों जैसे अन्य खाद्य पदार्थों से अधिक है। और इसी प्रकार शहरी भारत में दुग्ध पर व्यय 466 रुपये था, जो फलों, सब्जियों, अनाज, मांस पर व्यय से अधिक था। और दुग्ध की बढ़ती कीमतों पर रोक भी इसका एक उद्देश्य है। तो चारा और आहार सहित बढ़ती इनपुट लागत के कारण पिछले 5 वर्षों में दुग्ध की अखिल भारतीय कीमत 42 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई है। कितनी हो गई? 60 रुपये हो गई है और प्रति लीटर हो गई। इस बात की चिंता है कि कीमतों में और वृद्धि से मांग में कमी आ सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए दूध खरीदना महंगा हो सकता है। मेथेन उत्सर्जन, पशुओं के गोबर और जठरांतीय उत्सर्जन से होने वाले उत्सर्जन की मानव जनित मेथेन उत्सर्जन में लगभग 32% हिस्सेदारी, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण भी है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत दुग्ध उत्पादन के किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो अनुवांशिक सुधार, सेक्स सॉर्टेड बीज के प्रयोग से उच्च दुग्ध उत्पादक वाली मादा बच्चियों जैसे कि कांकरेज और गिर के जन्म की संभावना 90% तक बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में दुग्ध उत्पादक गायों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। सेक्स सॉर्टेड SSB से वांछित लिंग की संतानों का उत्पादन संभव होता है, उदाहरण के लिए केवल मादा बछड़े। भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी ET प्रौद्योगिकी उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली गायों की उत्पादकता को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे कई भ्रूणों का उत्पादन किया जा सकता है। उन्हें विभिन्न सरोगेट गायों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है और इस विधि के माध्यम से एकल ये आप देखिए HGM गाय प्रति वर्ष संभावित रूप से 12 बछड़े पैदा कर सकते हैं, जबकि सामान्य प्रजनन के माध्यम से पूरे जीवन काल में 5 से 7 बछड़े पैदा होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक में अपरिपक्व अंडों को निकाला जाता है, प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है और फिर सरोगेट गायों में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे प्रति वर्ष प्रति दाता गाय 33 से 35 बछड़े पैदा कर सकती है और जिससे उच्च दुग्ध उत्पादन के साथ गाय की आबादी में तेजी में वृद्धि भी हो सकती है। कम लागत पर पोषण और आहार, आनुवांशिक सुधार के साथ साथ पशु पोषण में हस्तक्षेप आहार लागत को कम करने के लिए आवश्यक है। ये आप देखेंगे कि अमूल आप देखिए गुजरात में एक संपूर्ण मिश्र राशन
संयंत्र स्थापित कर रहा है जो पशुओं के लिए मक्का, ज्वार और जई घास से बने किफायती तैयार चारा मिश्रण का उत्पादन करेगा। और TMR ऐसी आहार विधि है जिसमें गायों के लिए चारे, अनाज, प्रोटीन, खनिज और विटामिन को पोषक तत्व युक्त आहार में मिलाया जाता है। आहार की गुणवत्ता में सुधार, फलियां और अनाज जैसी आसानी से पचने वाले चारे उपलब्ध कराने से किण्वन का समय कम हो जाता है, जिससे मीथेन का उत्पादन कम होता है। और विशिष्ट फीड योजक मीथेन उत्पादन के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीवों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उत्सर्जित मीथेन का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जा सकता है। और देखिए, इससे जुड़ी हुई पशुधन से संबंधित कुछ योजनाएं जैसे पशुपालन अवसंरचना विकास कोष हो गया, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इन सब के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, तो वहाँ सरकार की तरफ से आप लोग पहल बता सकते हैं। कोई योजना आई हुई है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, वो सब उसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो यही तो आपको लिखना है, यही तो याद रखना है। अब आपका कोई सवाल हो तो सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, पढ़िए। धन्यवाद।